गुड आफ्टरनून क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 चैप्टर सेकंड। और आज के जो शीर्षक है इस भाग के वो मेरे सिर की औरतें। और इस शीर्षक की जो लेखिका है वो मृदुला गर्ग हैं और यह इस चैप्टर का चौथा भाग है। यहाँ मृदुला गर्ग हैं जो अपने संपूर्ण परिवार के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत बता रही हैं, संपूर्ण औरतों के बारे में, चाहे वो नानी हो, चाहे दादी हो, चाहे परदादी हो। उसके बाद में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा चौथा भाग आ गया। वो अपनी अपनी छोटी बड़ी मझली सभी जो बहनें हैं, भाई है एक राजीव नाम का, सबका वो अच्छे से वर्णन करते करते यहाँ तक पहुँचे। हम में सबसे छोटी बहन अचला के बारे में कह रही है। सबसे छोटी बहन है जो काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया और थोड़ा खिसकी सी मानी, थोड़ा सा कमजोर टाइप की थी। पहले अर्थशास्त्र से किया उसने, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया। फिर पत्रकारिता जो होती है, जो न्यूज़ वगैरह लिखना है, उससे इन्होंने डिप्लोमा के लिए प्रयास किया। फिर पास हो गई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली और पिता की पसंद से इनकी जो छोटी बहन थी जिसका नाम अचला था उसने शादी भी कर ली पिता की अनुमति के माध्यम से। पर उसके आगे लीग पर नहीं चल पाई आगे चल के वो लीग पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और घर बार में ज़्यादा मन नहीं लगा उसका। और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 वर्ष पार करते ही लिखने का रोग लगा और उसने भी जैसे 30 वर्ष हुआ मंजुला की तरह, मंजुला भगत और मेरी तरह उसने भी लिखने का रूप पाला। एक बात हम में एक सी रही, घरबार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। अर्थात एक बात हमारे परिवार की रही है, सभी बहनों की, सभी भाइयों की। एक तो भाई है, सभी भाई, अधिक तो नहीं, एक ही भाई बहन है, 5 खुद को समाहित करके हमने परंपराओं में, तो हम आधुनिकता में जिए हैं लेकिन परंपराओं और संस्कृति अपने इन सारी चीज़ों को हमने त्यागा नहीं, ऐसा कह रही है। एक बात हमें एक सी रही, घरबार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा और हमने सारी परंपराओं को अपनाया। सारी बहनों ने एक ही संस्कृति, एक ही परंपरा को, हमने एक ही शादी की और उसी से संबंध बना के रखा। हमने 2 शादी हमने अपने जीवन में नहीं की, अर्थात संस्कारों से भी हम रहे। उसे तोड़ा भी नहीं, शादी एक बारी की और उसे कायम रखा। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं, तलाक तक पहुंच गई शादी, लेकिन हमने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि हम तलाक ले लें या शादी के रिश्ते को तोड़ दें। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। अर्थात हमने सोच लिया था घर के मर्द को बदलना बहुत मुश्किल है, हमें अपने घर में ही रहकर हमें अपने आप को ही बदलना होगा। शादी के बाद में बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही और शादी के बाद बिहार के छोटे कस्बे डालमिया नगर में मैं रही। मृदुला गर्ग जी यहाँ वर्णन कर रही है अपने बारे में, आप सभी बहनों के वर्णन करने के बारे में, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। अर्थात यहाँ के बारे में बता रही है, डालमिया नगर के बारे में, बिहार का जो डालमिया नगर है वहाँ के बारे में बता रही है कि वहाँ पति पत्नी क्यों ना हो, एक गद्दे पर कोई नहीं बैठ सकता है, एक सीट पर कोई नहीं बैठ सकता है। अर्थात अगर मूवी देखने भी जाएं तो वहाँ उनको अलग अलग बैठना होगा। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ बिहार में पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैं नाटकों में अभिनय करने की बहुत शौकीन थी, मुझे नाटकों में अभिनय करना बहुत अच्छा लगता था, ऐसा कह रही है मृदुला। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराया मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया और हमने पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक की और भी छोटे कस्बे में गई। मैं बागलकोट में पहुँच गई, कर्नाटक के बागलकोट शहर में पहुँच गई।
तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। अपने बारे में अब आत्म परिचय दे रही हैं, अब अपने जीवनी के बारे, आत्मकथा के बारे में बता रही हैं। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे, और ऐसा रिक्वेस्ट किया था उन्होंने कि वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाए। पहले उन्होंने कहा चूँकि प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इस राह जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी, और इन्होंने ऐसा कहा सच के सामने जो सिर झुकाने की हमारी सब लोगों की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूंगी। और इन्होंने इस प्रकार का निश्चय किया कि अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषा पढ़ाने का मैं वहाँ प्राइमरी स्कूल खोलूंगी। इन्होंने निर्णय किया मृदुला गर्ग जी ने, और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी, कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और किसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपनी जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राय को तलाशता रहा, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर बाढ़ आ जाती थी, पुलों के नीचे पानी भर जाता था और तमाम यातायात ठप हो जाता था। ऐसा दिल्ली के बारे में आप वर्णन कर रही हैं। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तलों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चल जाऊंगी। सबने समझा स्कूल बंद हो गया, मन जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस बवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल गई। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था, तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहां से आ गया? और रेणु ने कहा कि मुझे तो पता ही था स्कूल बंद था तो वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहां से आ गया? आपका कहना कहां से आ गया? आपने तो ये कहा स्कूल में जाइए, बारिश हो रही है, लेकिन मैं तो स्कूल गई। रेणु ने कहा आपका कहना यहाँ कहाँ आ गया? मतलब इन सभी बहनों में एक ये अच्छी विशेषता थी कि ये सभी सच बोलती थी। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उस दिन। जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चला जाना, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस प्रकार यह चैप्टर जिंदगी में जो भी आप आगे बढ़ते हो उसमें आपको आगे बढ़ाने में आपके पिताजी माताजी की राय अवश्य होती है। इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहिए, हमें परंपराओं में जीना चाहिए, हमें संस्कृति में जीना चाहिए अपनी में, लेकिन लीक से हटकर कुछ काम भी करना चाहिए, लेकिन परंपराओं में जीते जीते, अर्थात परंपराओं में रहते हुए भी आप बहुत अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं। केवल पुरुष ही अच्छे से अच्छे काम नहीं कर सकते हैं, महिलाएं भी इस देश में बहुत अच्छे से अच्छा एक से एक बढ़कर काम कर सकती है। इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है। और ऐसी परंपराओं में नहीं उलझना चाहिए, ऐसी परंपराओं को त्याग देना चाहिए हमें।
ऐसी संस्कृति को त्याग देना चाहिए जिससे हमारी उन्नति में, हमारे विकास में, हमारे अच्छे फ्यूचर बनने में जो हमारे लिए रोड़े का काम कर रही हो, ऐसी संस्कृति परंपरा को भी हमें कभी कभी त्याग देना चाहिए। लेकिन मर्यादा में रहते हुए, व्यवहार कुशलता रखते हुए, चरित्र के साथ में सारी जो सामाजिक परंपराएं होती हैं, कुर्तियों को नहीं अपनाना चाहिए हमें, लेकिन ऐसी कुर्तियों को हमें छोड़ देना चाहिए जो कुर्ती हमारे लिए किसी प्रकार का घातक हो या हमारे भविष्य को गड्ढे में डालें या भविष्य को अंधकार में डालें, ऐसी कुर्तियों को हमें त्याग देना चाहिए। और हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, अपने दादा दादी की आज्ञा का पालन करते हुए, नाना नानी की आज्ञा का पालन करते हुए, सभी लोगों का पालन करते हुए हमें अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए। हमें परंपराओं में, संस्कृतियों में जीते हुए भी बेहतर से बेहतर काम करना चाहिए। आधुनिकता का दौर भी हम अपनाएं, लेकिन आधुनिकता का दौर इतना ना अपनाएं कि हम अपनी परंपरा और संस्कृति को भी भूल जाएं। सारी चीज़ों को याद रखते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ अपने बारे में और अपने परिवार की सभी औरतों के बारे में, चाहे वो दादी हो चाहे नानी हो, सबके बारे में, पिताजी के बारे में, उनकी शादी के बारे में, सभी बहनों की, भाई की, सबके बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, अपने बारे में, सबके बारे में यहाँ मृदुला गर्ग जी ने वर्णन किया। यह चैप्टर इस प्रकार यहाँ समाप्त हो जाता है। यहाँ तक इस चैप्टर में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, कभी भी आप पूछ सकते हैं। इसके प्रश्न उत्तर जो बचे हुए हैं वो अगली क्लास में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।